नमस्कार दोस्तों, आज है 22 दिसंबर 2024 का दिन और आज की वीडियो में जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं आइए उन पे हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, आज के वीडियो के जितने भी प्रश्न हैं ये बहुत ही सेलेक्टिव और मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, तो शुरू से लास्ट तक वीडियो बन रही है। और आज की वीडियो की पीडीएफ को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ में देखिए, जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, साथ में बेल आइकॉन भी प्रेस कर देंगे ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और वीडियो को लाइक और शेयर भी करिएगा। देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि विश्व ध्यान दिवस पहली बार किस तिथि को मनाया गया। तो देखिए, 21 दिसंबर 2024 को पहली बार पूरी दुनिया में वर्ल्ड मेडिटेशन डे यानी कि विश्व ध्यान दिवस को मनाया गया। और इस दिवस को मनाने का प्रस्ताव किसने दिया था? देखिए, संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशंस ने 29 नवंबर 2024 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा पारित एक प्रस्ताव में 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस के रूप में यानी कि वर्ल्ड मेडिटेशन डे के रूप में नामित किया था। और देखिए, जो ये पहला विश्व ध्यान दिवस है, चूंकि ये पहली बार सेलिब्रेट हो रहा है तो इसका थीम याद रखिएगा। इसका विषय यानी थीम रखा गया है आंतरिक शांति वैश्विक सद्भाव। तो आंतरिक शांति वैश्विक सद्भाव जो है ये पहले विश्व ध्यान दिवस का थीम है, और 21 दिसंबर को जो है इस दिवस को हमने पहली बार मनाया पूरी दुनिया में। और दूसरा प्रश्न भी ऐसे ही है, विश्व बास्केटबॉल दिवस। देखिए, विश्व बास्केटबॉल दिवस को मनाया गया 21 दिसंबर को ही। और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 25 अगस्त 2023 को प्रस्ताव A/RES/77/324 के माध्यम से बास्केटबॉल के वैश्विक महत्व को मान्यता दी और 21 दिसंबर को विश्व बास्केटबॉल दिवस घोषित किया गया था। तो 2023 में इस दिवस को घोषित किया गया, तब से हर साल 21 दिसंबर को विश्व बास्केटबॉल दिवस मनाया जा रहा है। देखिए, बास्केटबॉल के बारे में आपको एक बेहतरीन जानकारी मैं आपको बता दूं कि बास्केटबॉल का जो आविष्कार है 21 दिसंबर 1891 को डॉक्टर जेम्स नाई स्मिथ ने किया था। इसीलिए 21 दिसंबर का दिन चुना गया विश्व बॉल दिवस मनाने के लिए। देखिए, जो आपके जेम्स नाई स्मिथ थे ये मैसाचुसेट्स अमेरिका के स्प्रिंगफील्ड में इंटरनेशनल YMCA ट्रेनिंग स्कूल में शारीरिक शिक्षा के शिक्षक थे। और इन्होंने सर्दियों में शरीर को गर्म रखने के लिए और एक टीम वर्क करने के लिए, टीम वर्क क्या होता है, मतलब एक देखिए बास्केटबॉल में क्या होता है, दो टीमें आपस में भिड़ती हैं और बीच में एक नेट लगा होता है। तो इसीलिए जो है नहीं, बीच में नेट नहीं होता है इसमें, बास्केटबॉल में तो बास्केट होता है, दोनों साइड में जो है इसे बास्केट लगा होता है। दो टीमें जो है इसमें बास्केट डालती हैं, जो जितनी बास्केट मतलब जितनी बार जो है बास्केटबॉल को इस बास्केट में डालती हैं उनका गोल बढ़ते जाता है और वही विनर होती हैं। तो इसे थोड़ा सा गर्मियों में सर्दियों में शरीर में गर्मी लाने के लिए इन्होंने इसको खेल का आविष्कार किया था। तो याद रखिएगा, विश्व बास्केटबॉल दिवस 21 दिसंबर को मनाया गया। और तीसरा है कि हाल ही में किस राज्य के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला का निधन हो गया। देखिए, ओम प्रकाश चौटाला ये हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री थे और ये जो है 5 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं, भले ही 3-4 दिन 5 दिन इनकी जो है सरकार चली। और याद रखिएगा, हरियाणा के जो पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला हैं, इनकी पार्टी एक थी जिस पार्टी का नाम क्या था, इंडियन नेशनल लोकदल, जिसको इनेलो के नाम से जाना था। तो ये इसी के हेड थे और ये 89 ईयर के थे। इन्होंने गुरुग्राम यानी कि गुरुग्राम में जो है अपने आवास पर अंतिम सांस ली हाल ही में। याद रखिएगा, हरियाणा के 5 बार मुख्यमंत्री रह चुके ओम प्रकाश चौटाला का हाल ही में निधन हो गया। देखिए, हरियाणा राज्य जो है इसकी कैपिटल चंडीगढ़ है। और हरियाणा जो है ये पहले पंजाब का भाग हुआ करता था लेकिन बाद में अलग हो गया। और देखिए, हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी और हरियाणा के गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय। हरियाणा जो है इसमें टोटल 22 जिले हैं और 6 डिविजन्स हैं। तो हरियाणा के बारे में ये चीज़ें नोट कर लीजिएगा। चौथा प्रश्न है कि हाल ही में किस प्रसिद्ध तबला वादक का निधन हो गया। तो देखिए, ये प्रसिद्ध तबला वादक जाकिर हुसैन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। देखिए, इनका जन्म हुआ था 9 मार्च 1951 को जो है बॉम्बे, जो कि अब मुंबई के नाम से जाता है। तो मुंबई में इनका जन्म 1951 में हुआ था 9 मार्च के दिन। और ये भारत के प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीत जो आपका तबला वादन है इसको इन्होंने जो है वैश्विक पहचान दिलाई अपने तबले के माध्यम से। ये मशहूर तबला वादक उस्ताद अल्लाह रखा के जो है बड़े बेटे थे। और 73 वर्षीय जाकिर हुसैन जो है ये पिछले कुछ समय से एक बीमारी है जिसका नाम है इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस,
तो ये फेफड़े से संबंधित बीमारी है जिससे इनका निधन हो गया। देखिए कभी कभी कोई फेमस व्यक्ति किसी बीमारी से अगर वो मरता है तो उसकी बीमारी के बारे में पूछ लेता है। जैसे कि जो आपके जाकिर हुसैन है ये किस बीमारी से मरे हैं? इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस। तो एग्जाम में एक प्रश्न ये बना सकता है कि अभी हाल ही में भारत के प्रसिद्ध तबला वादक जाकिर हुसैन का निधन हो गया इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस नामक बीमारी से। ये बीमारी मतलब शरीर के किस अंग से जो है संबंधित है? तो ये अंग है फेफड़ा। यानी कि इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस जो है ये फेफड़े को प्रभावित करने वाली बीमारी है और जाकिर हुसैन का भी हाल ही में इस बीमारी से निधन हो गया। पांचवा कि हाल ही में किस संगठन के द्वारा आर्कटिक रिपोर्ट कार्ड प्रकाशित किया गया? तो देखिए आर्कटिक रिपोर्ट कार्ड को प्रकाशित किया है राष्ट्रीय महासागरीय और वायुमंडलीय प्रशासन ने। आपको बता दें आर्कटिक टुंड्रा जो आपका है ये कार्बन सिंक से कार्बन उत्सर्जक में परिवर्तित हो गया है। यानी कि पहले ये कार्बन सोखता था लेकिन अब ये कार्बन का उत्सर्जन करने लग गया है, जैसा कि राष्ट्रीय महासागरीय और वायुमंडलीय प्रशासन के द्वारा आर्कटिक रिपोर्ट कार्ड में बताया गया है। एक नए विश्लेषण से जो है इसकी पुष्टि हुई है। और आपको बता दें आर्कटिक टुंड्रा जो है ये एक विशाल वृक्ष विहीन बायोम है जो कि विशेष रूप से ठंडी शुष्क और चट्टानी भूमि है। तो इसको नोट कर लीजिएगा। आपने जो है टुंड्रा प्रदेश के बारे में छोटे क्लासेस में पढ़ाई होगा तो उसके बारे में हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। अभी फिलहाल बस इतना नोट करिए कि आर्कटिक रिपोर्ट कार्ड को किसने प्रकाशित किया है? राष्ट्रीय महासागरीय और वायुमंडलीय प्रशासन ने। ठीक है। छठवां कि हाल ही में शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन और प्रदर्शनी 2024 में सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली वाला शहर का खिताब किस शहर को दिया गया? तो देखिए जो आपका उड़ीसा का भुवनेश्वर शहर है इसको सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली वाला शहर का खिताब मिला है शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन और प्रदर्शनी 2024 में। देखिए अभी हाल ही में गुजरात के गांधीनगर में 17वें शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन और प्रदर्शनी 2024 का समापन केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में हुआ था। और 3 दिवसीय ये कार्यक्रम जो था इसमें टिकाऊ शहरी गतिशीलता समाधान पर केंद्रित चर्चा हुई और इसमें प्रमुख हितधारक और विशेषज्ञ शामिल हुए थे। और इसी सम्मेलन में भुवनेश्वर को सर्वश्रेष्ठ सामाजिक परिवहन प्रणाली वाला शहर का पुरस्कार दिया गया और ये पुरस्कार ओडिशा के आवास और शहरी विकास मंत्री डॉक्टर कृष्णचंद्र महापात्रा को केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के द्वारा दिया गया। सातवां प्रश्न है कि रायगढ़ किला कौन से राज्य में स्थित है? देखिए आप कंफ्यूज हो जाएंगे, रायगढ़ का नाम आएगा, खैर छत्तीसगढ़ ऑप्शन में नहीं है तो थोड़ा सा और भी कंफ्यूजन होगा क्योंकि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायगढ़ है। देखिए रायगढ़ किला आपका स्थित है महाराष्ट्र में और ये जो हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज थे तो उनसे संबंधित है ये रायगढ़ किला। तो रायगढ़ किले के बारे में कुछ जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा, इसको नोट कर लीजिएगा और इससे संबंधित करेंट न्यूज़ क्या है ये भी ध्यान सुनिए। देखिए हाल ही में गुजरात के केवड़िया में रायगढ़ किले की एक प्रतिकृति बनाई गई थी, यानी कि उसका एक मॉडल बनाया गया था राष्ट्रीय एकता दिवस परेड के लिए, ताकि छत्रपति शिवाजी महाराज की वीरता और युद्ध कौशल को उजागर किया जा सके। देखिए अब रायगढ़ किले की बात करें तो रायगढ़ किला महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में स्थित है और ये किला काल और गांधारी नदियों के द्वारा निर्मित घाटियों से घिरा हुआ है और आसपास पहाड़ियों से जुड़ा नहीं है, यानी कि ये किला जो है ये पानी के बीचों बीच है। और ब्रिटिश इतिहासकार एक है ब्रिटिश यानी कि ब्रिटेन का एक इतिहासकार है जिसका नाम था ग्रांट डफ, इसने रायगढ़ की तुलना जिब्राल्टर की चट्टानों से की थी और इसे पूर्व का जिब्राल्टर भी कहा था। तो इसीलिए थोड़ा सा देखिए इतिहास को मैंने करंट अफेयर से जोड़ दिया। तो रायगढ़ जो है एक जिला है महाराष्ट्र का, वहीं पर स्थित है ये रायगढ़ किला और ये छत्रपति शिवाजी से संबंधित है। ठीक है। और इसकी ये प्रतिकृति अभी हाल ही में राष्ट्रीय एकता दिवस परेड के लिए जो है बनाई गई थी। आठवां की निंगोल चक्कौबा त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? देखिए जितने भी राज्यों के त्योहार हैं उनको आप अलग से एक पेज पे नोट कर लीजिए ताकि एग्जाम में रिवीजन में आसानी हो। तो यहाँ पे एक त्योहार का नाम है निंगोल चक्कौबा त्योहार, ये मणिपुर का त्योहार है और ये पारंपरिक रूप से हिंगई महीने के दूसरे चंद्र दिवस पर आयोजित होता है और इसकी उत्पत्ति राजा नोंगदा लैरेन पखंगबा के शासनकाल से हुई थी। आपको बता दें जो ये त्योहार है इसकी क्या खास बात है। देखिए निंगोल का अर्थ है विवाहित महिला
और चक्कौवा का अर्थ है दावत का निमंत्रण, जहाँ विवाहित बेटियां जो होती हैं उनको उनके माता पिता द्वारा पारिवारिक दावत के लिए आमंत्रित किया जाता है। यानी किसी लड़की की अगर शादी हो गई है तो उसके घर वाले यानी कि उसके मायके वाले उसको दावत के लिए इस त्यौहार पर निमंत्रित करते हैं। ये त्यौहार भाइयों बहनों और माता पिता के बीच संबंधों को मजबूत करता है और इसे शुरू में मैतेई समुदाय के द्वारा मनाया जाता था, लेकिन अब इसको पूरे मणिपुर राज्य में जो है अन्य समुदाय के द्वारा भी मनाया जाता है। तो निंगोल चकौवा त्यौहार काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसमें देखिए लड़की को शादी के बाद दावत के लिए बुलाया जा रहा है मायके में, और इससे भाई बहन और माता पिता का जो प्यार है ये बेटी के लिए यानी जो उनकी बेटी है या फिर भाई के लिए उसकी बहन के लिए बढ़ रहा है। तो जैसे हम भाई दूज का त्यौहार मनाते हैं वैसे ये आपका उसी प्रकार का कुछ निंगोल चक्कौवा त्यौहार है मणिपुर का। ये आरके का इसको पहले मैतेई समुदाय के द्वारा मनाया जाता था, लेकिन अब पूरे मणिपुर में हर समुदाय के द्वारा मनाया जा रहा है। और देखिए यहाँ पे आज हम एक अनाज के बारे में चर्चा करेंगे जो कि काफ़ी चर्चा में है। प्रश्न हमारा है कि कौन सा राज्य कोदो बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक है जिसका हाथियों की मृत्यु के कारण समाचारों में उल्लेख किया गया था। देखिए मध्य प्रदेश में अभी हाल ही में जो है कोदो बाजरा खाने से जो है हाथियों की मृत्यु हो गई, इसीलिए ये अनाज काफ़ी चर्चा में है। देखिए कोदो बाजरा जो है ये पुराने ज़माने में बहुत खाते थे लोग और उसी लिए स्वस्थ रहते थे, क्योंकि काफ़ी हाईली न्यूट्रिशियस होता है कोदो। तो आपको बता दें मध्य प्रदेश जो है ये इसका यानी कोदो बाजरा का सबसे बड़ा जो है उत्पादक है। देखिए मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में संभवतः कोदो बाजरा से संबंधित माइकोटॉक्सिन के कारण 10 जंगली हाथियों की हाल ही में मृत्यु हो गई। और यहाँ पे देखिए उसकी फोटो ही दिख रही है आपको। देखिए कोदो बाजरा के बारे में बात करें, कोदो बाजरा जिसे कोदरा या फिर वरागो भी कहा जाता है, ये एक सूखा प्रतिरोधी और कठोर फसल है जो कि विटामिन और मिनरल से भरपूर होता है। ये जो है भारत में उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है और शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में खराब मिट्टी पर ये कोदो बाजरा उगता है। आपको बता दें भारत में उत्पन्न मध्य प्रदेश एक प्रमुख उत्पादक है कोदो बाजरा का। साथ ही गुजरात कर्नाटक छत्तीसगढ़ में भी और तमिलनाडु में भी जो है कोदो बाजरा का उत्पादन होता है थोड़ा बहुत। और देखिए पहले उत्तर प्रदेश में भी होता था, लेकिन अब थोड़ा सा इसका प्रचलन कम हो गया है, क्योंकि हमारे जो पूर्वज हैं मेरे घर के खुद जो है दादी वगैरह बताती थी, माता जी बताती है कि हम लोग पहले कोदो का चावल खाते थे, मतलब भात खाते थे। तो इसीलिए देखिए अभी भी मेरे पिताजी 70 साल के हो गए हैं, उनके सारे बाल काले हैं और शरीर सुस्त है। तो पुराने ज़माने में देखिए लोग शुद्ध अनाज खाते थे। देखिए कोदो बाजरा जो है ये पाकिस्तान, फिलीपींस, इंडोनेशिया, वियतनाम, थाईलैंड और पश्चिमी अफ्रीका में भी उगाया जाता है। यानी कि ये पूरे इंडिया में ही सीमित नहीं है, पूरे दुनिया में भी लोग कोदो बाजरा का सेवन करते हैं, क्योंकि ये हाईली न्यूट्रिशियस होता है। आप इसको अमेजोन और फ्लिपकार्ट से भी ऑर्डर करके खा के चेक कर सकते हैं कि आपके पूर्वज जो है किस प्रकार का अनाज खाते थे, कैसा लगता था वो। 10वां प्रश्न है कि अस्थिकरण परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। देखिए अस्थिकरण परीक्षण जो है ये व्यक्ति की आयु सीमा निर्धारित करता है और अभी हाल ही में एक क्राइम से संबंधित ये टेस्ट किया गया। देखिए मुंबई में एक अदालत में ये जांचने के लिए कि एक राजनीतिक नेता की हत्या हो गई थी जो संदिग्ध था, तो उसकी उम्र जानने के लिए इस परीक्षण को करना पड़ा। याद रखिएगा अस्थिकरण परीक्षण जो है किसी व्यक्ति की आयु को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। और इसमें कौन कौन सी हड्डी यूज़ की जाती है, इसमें जो है क्लेविकल और रिब्स वगैरह को यूज़ किया जाता है, और जो ये जांग वाली हड्डी है इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो अस्थिकरण परीक्षण हड्डियों का विश्लेषण करता है ताकि आयु का अनुमान लगाया जा सकते। और ये क्लेविकल, स्टर्नम और पेल्विस जैसी हड्डियों का जो है एक्सरे हड्डियों के एक्सरे का उपयोग करता है। हड्डियों की जो मैच्योरिटी है ये बता देती है कि आदमी की एग्जैक्ट आयु क्या है। तो एक नेता की हत्या हो गई और उसके हत्यारे की उम्र जांचने के लिए अभी हाल ही में मुंबई की एक अदालत ने अस्थिकरण परीक्षण को जो है मंजूरी दी थी कि भाई इसका अस्थिकरण परीक्षण करो ताकि पता चले इसकी एग्जैक्ट आयु क्या है। तो इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है और आज के जितने भी प्रश्न हैं इसको देखिए रिवाइज करते रहिएगा, पुराने वीडियो को भी देखिए रिवाइज करते रहिए, वीडियो को अधिक से शेयर करते रहिए, लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आप चैनल पर नए हैं तो, क्योंकि देखिए चैनल पे अभी क्या है संख्या की ज़रूरत है, क्योंकि अभी पुराने छात्र जो है उनको पता नहीं चला है कि क्लासेस शुरू हो गई हैं।
तो मिलते हैं कल के सेशन में। धन्यवाद।